बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार में आकाश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा घर में। दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों पर जिसमें हम पर्यावरण के जो है विषय में पर्यावरण के परिचय के विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा हमारा उद्देश्य है कि अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद प्रश्नों का अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें लगता है आपकी परीक्षा में जो है कहीं आप परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से जो है हम आप सभी को जो है एमसीक्यू बेस पे जो है आप सभी को जो है अभ्यास करने के लिए आपके सामने। तो मेरा मानना यह है कि जो है आप प्रश्नों को जो है एमसीक्यू फॉर्म में जो है अभ्यास करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसी कड़ी में जो है हम अभी थोड़ी कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। इसके साथ में जो है आगे फिर जो है प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, इसमें पर्यावरण एक परिचय के विषय में देख लेते हैं। तो पर्यावरण की संरचना और उसके घटक की बात करते हैं। तो पर्यावरण जो है एक छाता विधान होता है। जो है पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण जो है परिप्लस आवरण से बना हुआ है जो कि जीवों को चारों ओर से घेरने वाले भौतिक एवं जैविक कारकों का योग है, जो कि भौतिक एवं जैविक कारकों का योग है। और इसमें योग देखते कि से इसके तीन मुख्य घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के या फिर छाता विधान के जो है मुख्यतः तीन प्रमुख घटक हैं, जिसमें से भौतिक या अजैविक घटक है और दूसरा है जैविक घटक है और तीसरा है ऊर्जा। तो मुख्यतः इसके तीन घटक होते हैं, जैविक या अजैविक, दूसरा हो जाएगा जैविक घटक, तीसरा हो जाएगा ऊर्जा घटक। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत जो है स्थल है, वायु है, जल आ जाते हैं। और ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जिनको हम भौतिक घटक भी कहते हैं। जबकि जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटक में पादप हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं इत्यादि सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और जबकि ऊर्जा के अंतर्गत बात करें तो हमारी सौर ऊर्जा है, भूतापीय तीसरे घटक यानी कि ऊर्जा घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव पर्यावरण संबंध में बात करते हैं तो इसके चार चरण हैं। मानव पर्यावरण संबंध के चार चरण हैं। सो आखेटक या फिर जो है एक शिकारी के रूप में जाना जाता था, बाद में धीरे धीरे यह भोजन संग्रह करना प्रारंभ कर दिया, फिर यह भोजन संग्राहक कहलाया। फिर चीजें परिवर्तित हुई, मानव जागरूक हुआ, उसके बाद है जो पशुपालन करना उसने शुरू कर दिया। आदि मानव ने जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया। फिर इसके साथ साथ वो स्थायी रहना शुरू कर दिया। फिर वो कृषि काल आ गया, कृषि करना जो है उसने आदि मानव ने प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे जो है परिवर्तन आते आते जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक काल आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे जो है आखेटक या भोजन संग्राहक से जो है मानो जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक काल तक आपका सफर तय किया है इसने। आगे महत्वपूर्ण तत्वों पर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण परीक्षा तत्वों की बात करते हैं तो 1986 जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पक्का आप देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर पर्यावरण अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो यह दोस्तों 1986 में आया था। इसे ही भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए छाता विधान के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि छाता विधान एक्ट कब आया था या फिर छाता विधान अधिनियम किसे कहते हैं। तो 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था इसी को ही छाता विधान कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रमुख संस्थान और योजनाओं की बात कर लेते हैं तो पर्यावरण मंत्रालय आता है। तो पर्यावरण मंत्रालय जो है इसका गठन 1985 में किया गया था। तो देखिए 85 में जो है पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया था। इसके ठीक एक साल बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है 1986 में पारित कर दिया गया था। और जिस वक्त जो है 1985 में जो गठन किया गया था, ठीक उसी समय 1985 में ही गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधे तौर पे ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। आगे वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये भी 1972 में आया था। आगे बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण नीतियों की बात करें 1994 में आया था। और राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या फिर एनजीटी, नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल जो है इसका अधिनियम कब आया था और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका एक्ट जो है 2010 में आया था, जो वर्तमान में जो है पर्यावरण संरक्षण पे बहुत अधिक कार्य कर रही है। ठीक है, एनजीटी। तो दोस्तों अब इतना मैंने थ्योरी पे थोड़ा फोकस कर लिया है, फिर इसके बाद आप सीधे तौर पे चलते हैं आप सभी के लिए जो अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो अभ्यास प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भारत में प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? देखिए यह क्वेश्चन जो है, भारत में प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना में जो है पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? आपके सामने प्रश्न दिए, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ ही साथ आपकी यूपी ट्रिपल एससी के न्यू पैटर्न पर जो है जो पांचवा ऑप्शन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दिया जाता है, तो पांचवा ऑप्शन भी हमने जो है आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत ने जो है पहली बार जो है पर्यावरण को जो है डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष और किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? गंगा एक्शन प्लान जो है किस वर्ष और किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है 1972 में इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है 1985 में राजीव गांधी, ऑप्शन सी है 1986 में राजीव गांधी, या फिर ऑप्शन डी है 1994 में पीवी नरसिम्हा राव, या फिर आपके सामने ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल, और दोस्तों आपसे निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। बिल्कुल, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसकी मैंने अभी क्लास के शुरुआत में जो है मैंने चर्चा की थी, तो 1985 में जो है राजीव गांधी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो है गंगा एक्शन प्लान या गंगा कार्य योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारत में जो है फोर्थ प्लान में जो है भारत में पर्यावरण प्रबंधन और विकास को पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है आधिकारिक रूप से एक साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, गंगा कार्य योजना या फिर गंगा एक्शन प्लान जो है यह राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 1985 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसी वर्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन भी हुआ था, यानी कि 1985 में जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन भी हुआ था। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छतरी विधान, छतरी विधान के नाम से जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो जो है इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा दोस्तों 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो एक व्यापक कानून है, यह भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनकी अंतःक्रियाओं को कवर करता है, इसलिए इसे जो है छाता विधान कहा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक और जैविक पर्यावरण के अंतः संबंधों से किसकी रचना होती है? जैसे कि आपके सामने उदाहरण दे सकता है शीतोष्ण और टुंडा। शीतोष्ण और टुंड्रा जो है ये दोनों मिलकर किसकी रचना करते हैं? भौतिक और जैविक, भौतिक और जैविक, या फिर सीधे कह सकते हैं आप जैविक और अजैविक पर्यावरण के अंतः संबंधों से किसकी रचना होती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोम। बायोम की रचना होती है, यानी कि जैविक और अजैविक पर्यावरण के अंतः संबंधों से जो है एक बायोम का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपसे शीतोष्ण और टुंडा प्रदेश अगर दे देता है तो ये दोनों अगर आपस में मिल के जो है एक बायोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए भौतिक तथा जैविक पर्यावरण एक साथ मिलते हैं तो वे एक बायोम का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए शीतोष्ण बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम, और जो है टुंड्रा प्रदेश टुंड्रा बायोम होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण के ऊर्जा संघटक
के अंतर्गत मुख्य रूप से किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा संगठक के अंतर्गत जो है, जो ऊर्जा संबंधित है, सौरिक ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है, इसको जो है पर्यावरण के ऊर्जा संगठक के अंतर्गत जो है इसको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण जो कि कल्चरल एनवायरमेंटल का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है सामाजिक संगठक इसका हिस्सा है, आर्थिक संगठक इसका हिस्सा है, राजनीतिक संगठक इसका जो है हिस्सा है, लेकिन स्थलाकृतियां जो हैं वह इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पर्यावरण के ऊर्जा संगठक में जो है पर्यावरण के प्रमुख 3 संगठक होते हैं। जो भौतिक संगठक होता है उसके अंतर्गत जो है स्थल, जल और वायु आ जाता है। और भौतिक संगठक को भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, भौतिक संगठक को भी जो है अजैविक संगठक कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैविक संगठक में पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। ऊर्जा संगठक में आपका सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भौतिक या अजैविक संगठक है स्थलाकृतियां, जबकि आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण में कौन कौन से हिस्से या कौन कौन से संगठक शामिल होते हैं। तो इसमें जो है सामाजिक संगठक, आर्थिक संगठक और राजनीतिक संगठक जो है यह सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृति जो है आपका भौतिक या अजैविक संगठक है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, प्रारंभिक काल में आदिमानव की भौतिक पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका किस प्रकार थी? प्रारंभिक काल में आदिमानव की भौतिक पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका किस प्रकार थी? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है परिवर्तनकर्ता यानी कि मॉडिफायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है विध्वंसक, विध्वंसकर्ता यानी कि डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ग्राहिता तथा दाता, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर, ऑप्शन डी दिया हुआ रक्षक और ऑप्शन ई दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, और तब तक दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्राहिता और दाता, यानी कि प्रारंभिक काल में जो है मानव की भौतिक पर्यावरण में जो है इसकी कार्यात्मक भूमिका जो थी एक रिसीवर और कंट्रीब्यूटर के रूप में थी, रिसीवर और कंट्रीब्यूटर के रूप में थी, यानी कि ग्राहिता और दाता के रूप में थी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास के किस काल में मानव को पर्यावरण का विध्वंसक कहा गया? मानव विकास के किस काल में जो है मानव को विध्वंसक कहा गया? अब ऑप्शन आपके सामने दिए हुए आखेट या भोजन संग्रहण काल में, पशुपालन एवं पशुचारण काल में, या फिर सी दिया हुआ है पौध पालन एवं कृषि काल में, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण के काल में। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, देखिए मनुष्य को जो है डिस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसकर्ता जो है इसको विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिक काल में कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है अभी बात करते हैं आगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है कि आदि मानव जो कि भौतिक मनुष्य है यह केवल प्रकृति से फल और फूल लेता था, यानी कि तब यह ग्राहिता की भूमिका निभाता था। उसके साथ ही साथ जो है ये बीजों को जो है पूरे पर्यावरण में, पूरे पृथ्वी पर बिखेर देता था। तो यह दाता का कार्य करता था। तो वह प्रकृति में जो है अन्य जीवों के समान एक कारक मात्र था, और जो है प्रारंभ में जो है यह एक रिसीवर और कंट्रीब्यूटर था, यानी कि ग्राहिता और दाता दोनों का कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, फिर एग्रीकल्चरल एज आए, फिर धीरे धीरे एंड को जो है डिस्ट्रॉयर एज भी कहा जाने लगा। तो जो है प्रौद्योगिकी मानव जो है जो टेक्निकल मैन हो गया ने जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए प्राकृतिक वातावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित और नष्ट करने लगा। तो इसीलिए इसी जो है फिर विध्वंसक कर्ता कहा जाने लगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम एनजीटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी है 1994 में, ऑप्शन सी है 2010 में, ऑप्शन
डी है 2014 में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 2010 में जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो या फिर एनजीटी का जो है एक्ट आया था या 2010 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव में सर्वप्रथम पर्यावरण प्रभाव आकलन, मानव ने सर्वप्रथम जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन मापदंडों को कब अधिसूचित किया गया, कब अधिसूचित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1972, 1985, 1986, 1994 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 1994 में जो है भारत में सर्वप्रथम जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए मापदंडों को जो है अधिसूचित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है या पर्यावरण से संबंधित मामलों में त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, और जो है अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम पर्यावरण प्रभाव आकलन मापदंडों को जो है 1994 में अपनाया गया था। हालांकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में आ गया था, लेकिन पर्यावरण प्रभाव के आकलन के लिए यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जो है पहली बार 1994 में इसको अधिसूचित किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और ठीक है, आप लोग याद रखिएगा EIA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो EIA का फुल फॉर्म है जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कथन और कारण वाले दिए हुए हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। कारण है यह राजीव गांधी जी के कार्यकाल में प्रमुख पहल थी, यह राजीव गांधी जी के कार्यकाल की प्रमुख पहल थी। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है और आर सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ए सही है जबकि आर गलत है। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975 में पारित हुआ था। उस समय जो है देखो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था। ठीक है, उस समय जो है इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में पारित हुआ था, ना कि राजीव गांधी जी का कार्यकाल। तो जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था तो उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, मई 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। मई 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रख दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसमें नया शब्द जोड़ा गया है कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कब गठन किया गया, या पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो आपसे वर्ष के बेस में पूछ सकता है। तो इसका जो है मई 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो मई 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर जो है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय कर दिया गया था। 1985 में स्थापित जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था, इसको मई 2014 में नाम बदला गया था। तो इसका देखो फॉर्मेशन कब हुआ था। इसका फॉर्मेशन 1985 में राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। फिर इसको आगे चल के 2014 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इधर
और भी देख लेते हैं चीजें। तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। जबकि राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो है 1985 में गंगा एक्शन प्लान और इसके साथ ही साथ जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए पोस्टर लेवल की बात करते हैं, क्विक रिवीजन की बात करते हैं। तो जो है अम्ब्रेला एक्ट किसको कहते हैं और यह किस वक्त पारित हुआ था? तो यह जो है 1986 में पारित हुआ था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसको कहा जाता है। बायोम की बात करते हैं तो जहां पे अजैविक या फिर भौतिक संगठक जब जैविक संगठक के साथ मिलते हैं तो वहां पे बायोम का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ऊर्जा संगठक की बात करते हैं तो ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है। सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियां जो हैं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। आदि मानव को प्रिमिटिव में जो है सिर्फ संग्रहकर्ता और दाता था। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि मानव की बात करते हैं तो पर्यावरण का परिवर्तन करता जो है कृषि मानव को कहा जाने लगा। औद्योगिक मानव की बात करते हैं तो यह पर्यावरण का विध्वंसक या डिस्ट्रॉयर कहलाता है। ठीक है, नीचे फिर अगले बात करते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार पर्यावरण और विकास को लिंक किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। 9 नंबर दिया हुआ है। राजीव गांधी 1985 में वन मंत्रालय का सृजन प्लस गंगा एक्शन प्लान का जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 10 बात कर लेते हैं। 1994 में जो है EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1994 में आया था। जबकि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसका अधिनियम जो है 2010 में आया था। ठीक है, और इसके प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह 1986 के बाद जो है से अनुरोध है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्वेश्चन लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे हैं और आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और भी एक अनुरोध है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।